कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। अर्जुन की बहन, क्या है हालचाल, सुनाइए। पहले नमस्कार मैं भी तो कर लूँ अपने बिल्कुल कर दर्शकों लीजिए, को। बिल्कुल। जोहार किसान भाई बहनों को। आज गंद्रू भाई ने शुरुआत की, मैं देख रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना, तब तक हमारे गंद्रू दादा आपके स्वागत में हाजिर हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो गंद्रू भाई, हम अपने किसान भाई बहनों को लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, ले जाएंगे? बिल्कुल, चलिए। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालकों को अनुदान पर डीप फ्रीजर देने की है योजना। आम फल को झड़ने से रोकने के लिए करें रोगर दवा का उपयोग। पुआल मशरूम के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद VV11। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मत्स्य पालकों को अनुदान पर डीप फ्रीजर देने की योजना बनाई है। सरकार ने 40% अनुदान पर 500 लीटर का डीप फ्रीजर देने का निर्णय लिया है। फ्रीजर की खरीदारी स्तरीय कंपनियों से मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के माध्यम से की जा सकेगी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग की 2012-13 फसल वर्ष रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 9 करोड़ 2 लाख ग्रामीण घर कृषि कार्य में सक्रिय हैं। वर्ष 2012-13 के सकल घरेलू उत्पाद में इनके कृषि कार्य का 15% योगदान रहा है। झारखंड में कुल 22,34,000 ग्रामीण घर कृषि कार्य में सक्रिय हैं और ये अपने मासिक आय का 56% कृषि कार्य से अर्जित करते हैं। जिन किसानों के पास आम एवं लीची के फल बाग हैं, वो अपने पेड़ों में लगे फल को झड़ने से रोकने के लिए रोगर, कोनफिडोर, बैविस्टीन, बोरेक्स, जिंक और फ्लैनोफिक्स नामक दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। फल झड़ने के कई कारण होते हैं, जैसे रोग और कीट प्रकोप, सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन और जिंक की कमी तथा हार्मोन का असंतुलन। इनमें किस समस्या से निपटने के लिए कौन सी दवा कितनी मात्रा में उपयोग करें, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, जो आपका अभी आम एवं लीची का जो फल है मटर के दाने जैसा है, जो आम लीची में अभी फल जमा हुआ है, उसमें मुख्य समस्या होती है फल के झड़ने की। इस समस्या को रोकने के लिए कीट, बीमारी एवं आपका नमी की कमी हो सकती है और पोषक तत्व की कमी। तो इसलिए आम में अभी आप एक रोगर या कॉन्फिडोर का एक छिड़काव करें और इसके साथ साथ में बेविस्टिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, जो आपको बीमारियों से निजात मिलेगी। और इसके साथ में ही नमी की उचित व्यवस्था बनाए रखें, तो सिंचाई करते रहें। लीची में मुख्य रूप से जहाँ इंटरक्रॉपिंग अगर कर रखे हैं तो वो अच्छे है, जिससे आपका फल झड़ेगा कम और आप उसमें नमी ज़्यादा से ज़्यादा आम और लीची दोनों में ही बनाए रखें। एवं पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए बोरेक्स पाउडर और जिंक का प्रयोग छिड़काव करें और हार्मोन इम्बैलेंस को रोकने के लिए फ्लैनोफिक्स 1 ml को 4 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। राज्य के जो किसान मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से ज़्यादा उपज हासिल करने के लिए वो पुआल और दुधिया मशरूम के उन्नत प्रभेद ही लगाएं। ये प्रभेद कौन कौन से हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। पुआल मशरूम और दुधिया मशरूम गर्मी की दिनों में उगाए जाने वाले प्रमुख मशरूम हैं। इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं, जो हमारे ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पलांडू रांची में उपलब्ध है, वह है पुआल मशरूम के लिए VV11 और मिल्की मशरूम के लिए CI7, जो कि हमारे यहाँ इस समय स्पान उपलब्ध है। किसान भाई चाहे तो हमारे यहाँ से आकर दुधिया मशरूम और पुआल मशरूम के बीज प्राप्त कर सकते हैं, स्पान प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के किसान अपनी फसलों में दवा का छिड़काव करने के लिए कृषि उपकरण नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक, पीतल या सफेद चादर का बना होता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। ये 10 से 12 लीटर की टंकी में उपलब्ध है, जिसका वजन करीब 7.5 किलो है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1950 रुपये, चना 3200 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 7100 रुपये से 7750 रुपये, दाल मसूर 6950 रुपये से 7450 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4500 रुपये, सरसों तेल 8750 रुपये से 9900 रुपये, चीनी 3100 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। झुमकी बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं तुरंत। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, चलिए तो विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है और मीठी मीठी बातें कर ले जरा। बिल्कुल, मीठी बातें तो होनी ही चाहिए। आप मिठास भरी कुछ कहने भी वाले थे। भाई मिठास, देखिए किसानों के जीवन में मिठास तभी आएगा जब उनके खेतों में हरियाली हो, उनके खेत खलिहान जब भरे रहेंगे और उनके पशु जो हैं वो भी खुशहाल रहेंगे, यानी जो पशु पालते हैं वो पशु भी अच्छे हों। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी करना चाहेंगे कि किसान भाइयों, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे किसान भाई खुशहाल हो सकते हैं और उसका जुड़ाव भी कृषि से ही होता है, जैसे मधुमक्खी पालन। हाँ, मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। आपने मिठास की बात की तो थोड़ी तो भूमिका माननी होगी। बिल्कुल सही कहा। चलिए, लेकिन आपकी मिठास से हम मिठास तक पहुंच गए और वो मिठास हम लेकर के आएंगे मधुमक्खी पालन से। किसान भाइयों, आपके जीवन में भी मिठास आ सकता है अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं। जी हाँ, तो क्योंकि जानकारी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम किसान भाइयों से बिल्कुल दिलवा देंगे। लेकिन किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, आप मधुमक्खी पालन जरूर करें। मधुमक्खी पालन करने से काफ़ी लाभ होता है, लेकिन आप कैसे मधुमक्खी पालन करेंगे, इसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी हम लेकर के आए हैं और ये जानकारी आपको देंगे डॉक्टर विनय कुमार जी। तो चलिए ये जानकारी लेते हैं। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। जैसे कि हमारे किसान भाई खेती करते हैं, लेकिन आज का विषय कुछ अलग है और बहुत ही खास है। हम चर्चा करने वाले हैं मधुमक्खी पालन की एक अच्छा व्यवसाय है कैसे। तो जो किसान भाई इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं और जो किसान भाई इस व्यवसाय को करते हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसी विषय पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सारे पौधे पेड़ ऐसे हैं जिनसे मधुमक्खी पालन किया जा सकता है, जैसे करंज हुआ, नीम हुआ, सेमल हुआ, जामुन है, उसके बाद सहजन है, लीची है और बहुत सारे लतेदार सब्जियों की खेती होती है। तो इन सब से शहद का उत्पादन और शहद के लिए मधुमक्खियों के लिए अच्छा ये होता है।
तो किसान भाइयों जिनको खेती के अलावा मधुमक्खी पालन करना है उनके लिए ये उपयुक्त जगह है। यहाँ पर आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि भारतवर्ष में 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनसे शहद निकलता है, जिनमें से 2 हैं जिनका हम पालन करते हैं। एक तो छोटी वाली मक्खी एपिस सिराना और एक है एपिस मेलिफेरा इटालियन मक्खी। इनमें से आप इटालियन मक्खी का ही मैं कहूँगा कि आप पालन करें, क्योंकि इटालियन मक्खी में इतना ज़्यादा क्षमता है कि आप दूसरे कोई भी मक्खी से वो दुगुना शहद देगा। जैसे इटालियन मक्खी जो है एपिस मेलिफेरा है, उनसे आप एक बक्से से आप 40 से 60 किलो तक शहद का उत्पादन कर सकते हैं। तथा इनमें वंश की बढ़वार भी ज़्यादा होती है और इटालियन मक्खी में रोग और कीड़ों की समस्या अपेक्षाकृत दूसरे से बहुत कम होती है। इटालियन मक्खी में और एक बढ़िया चीज़ ये है कि इनका जो उड़ने की क्षमता है, कहीं से भी 3 किलोमीटर तक वो अपने घर से 3 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं, जिससे ये होता है कि पराग और शहद दोनों के लिए ये 3 किलोमीटर तक विचरण करेंगे और इस बीच में जितना भी उनको मिले वो लेके आएंगे। और फिर तो दूसरा मक्खियों में एपिस सिराना हुआ, इस सब में इतने दूर तक जाने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए ये एक एपिस मेलिफेरा जो है उनको हम अच्छे रूप से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पूरे देश में जो 4 तरह की प्रजातियां पाई जाती है और झारखंड के किसान भाइयों के लिए कह रहे हैं कि इटालियन मधुमक्खी का पालन करें। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे, जो बॉक्सेस लगाए जाते हैं जिस बक्से में ये मधु का एकत्रित किया जाता है, तो उसकी दिशा किस तरह से हो, किस तरह से लगाएं? उसको ऐसे दिशा में रखें जिससे सीधे हवा उससे आर पार ना हो। उसको हवा की दिशा से विपरीत दिशा में रखेंगे जिससे कि उसमें हवा ना लगे। और ख़ास बात ध्यान ये देना है कि आपको उस पर चिलचिलाती धूप ना पड़े, थोड़ा छाँव भी रहे और बारिश के मौसम में पूरा भीगे ना, इस तरह की जगह पे वो रखेंगे। और ख़ास बात ये है कि ये ऐसे जगह ना रखें जहाँ 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में किसी तरह का कोई हरा भरा या फूल वगैरह कुछ भी ना मिलता हो। ऐसे जगह रखेंगे तो आपकी मक्खियाँ बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगी, वो अपना बक्सा छोड़ के भाग जाएंगे। किसान भाइयों, बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इसी नियम के साथ आप बक्से को लगाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बक्से लगा दिए हैं उन दिशा पे, और जब तैयार होने की जो प्रक्रिया आ जाती है उतारते हैं, उस समय उसको बहुत जगह पे क्षति, मतलब मधु को सही प्रक्रिया से नहीं निकाला जाए तो बहुत से नुकसान हो जाता है। वैसे में किन बातों को ध्यान रखेंगे? शहद, आपका तात्पर्य शहद निकालने की प्रक्रिया से है, तो शहद सुरक्षित तरीक़ा से, स्वस्थ तरीके से निकालने की प्रक्रिया ये है कि जब छत्ता 70% सील कर जाता है, मधुमक्खियाँ सील कर देती हैं, तब उसको शहद निकालना चाहिए। उसके पहले शहद नहीं निकालना चाहिए। ये सुबह के समय में करेंगे, बहुत धूप के समय में नहीं करेंगे, और बहुत तेज़ हवा चल रहा हो उस समय नहीं करेंगे, बारिश हो रही हो उस समय नहीं करेंगे, सुबह के समय करेंगे। और मक्खियों को सारा छत्ते से झाड़ लेंगे और छिलन छुरी से उसका सील को हल्का सा ऊपर का परत काट लेंगे और उसके बाद उसको मधु निष्कासन यंत्र में ले आके उसको घुमाएंगे और उसके बाद उसको छान लेंगे। ये सही तरीका है आपको मक्खियों को निकालने का। तो किसान भाइयों, अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के बताए हुए नियमों को तो पालन करेंगे ही, लेकिन हमारे झारखंड के किसान भाई जो मधुमक्खी करते आ रहे हैं, जो अभी शुरुआत दौर में करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव देंगे कि शुरुआती दौर और मधुमक्खी पालन, मुझे लगता है जहाँ तक आपकी बातों से कि बहुत सावधानी इसमें रखने की बातें आती है, बहुत ही नाजुक होता है। जी, ये देखने में लगता है बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ आपके बक्से रखने से ही ये शहद का उत्पादन नहीं होता है। इसमें निरंतर आपको निरीक्षण करना होगा, इसको देखना होगा। आप सप्ताह में 1 बार कम से कम, और ऐसे तो ये देखना है कि रोज़ 1 बार उसको देख लें कि बक्सों में चींटी तो नहीं चली गई है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। निरीक्षण के क्रम में हम ये देखेंगे कि किसी तरह की बीमारी नहीं हो गई है
और देखेंगे कि अंडे बच्चे पूरे हैं या नहीं है, उसमें उनका भोजन है या नहीं है। अगर भोजन ना रहे तो कृत्रिम भोजन देंगे। कृत्रिम भोजन देने के लिए किसान भाई ये करेंगे कि 1:1 में शहद और पानी का मिश्रण बनाएंगे और उसको देंगे, और एक बार में भोजन सभी बक्सों में देंगे। ये नहीं कि इस बक्से में अभी दिए हैं और 10 मिनट बाद दूसरे में देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तुरंत ही सारे बक्से में भोजन, कृत्रिम भोजन जो है वो देंगे। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो किसान भाइयों को नुकसान नहीं होगा। और बिल्कुल किसान भाइयों, आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और इससे डॉक्टर साहब लाभ जितना है, जो कोई भी व्यवसाय हो उसमें इनकम का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मधुमक्खी से हमारे झारखंड के किसान भाइयों की क्या संभावना है इनकम? बहुत अच्छा संभावना है इसमें। आप जितना लगाएंगे वो पैसा तो साल भर में आपका निकल जाना है और कुछ लाभ दे के ही जाएगा, और दूसरे साल में आप शुद्ध लाभ कमाएंगे। अगर आप 10 बक्सों से करना चाह रहे हैं तो आपको 50 से 60 हजार रुपए साल का आप उससे लाभ कमा सकते हैं कम से कम। किसान भाइयों, इसी तरह मधुमक्खी पालन करें और अतिरिक्त लाभ पाना चाहते हैं तो बताए हुए नियमों को निश्चित तौर पे ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन करें। अगले अंक में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। चलिए, क्या कहने गंद्रू भाई, सचमुच मीठा मीठा हो गया सारा चीज। चलिए, तो कुछ और हमारे पास जानकारी है, लेकिन उस जानकारी से पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? है? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे बुधना भाई का। कहा बुधना, पूरा तुम एकदम दाढ़ी उड़ी बना करके एकदम। हाँ दादा, समय जो नहीं मिल रहा है, एकदम खेती बाड़ी में जो इतना जोर शोर से लग गए हैं कि एकदम जोरदार। हाँ अच्छा दादा, देखिए गर्मी भी बहुत है। ई टपक और मंचिंग विधि द्वारा उद्यान में फसलों की खेती के बारे में जो बता देते ना। अरे उद्यान में फसलों नहीं, उद्यान की फसल। वही चीज है दादा, आप जानिए गए जून तो बता दीजिए। बुधना भाई जागरूक हो गए हमारे। भाई हमारा जो बुधना है ना, वो एक जागरूक किसान है। किसान भाइयों, बुधना थोड़ा बोलने में गड़बड़ करता है, लेकिन जानकारी इसको चाहिए जी। तो चलो हम जानकारी दिलवा देते हैं। चलिए आइए मिलते हैं हम हमारे विशेषज्ञ वीके झा जी से और इस विषय पर जानकारी ले लेते हैं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मल्चिंग विधि और टपक सिंचाई विधि से उद्यानिकी फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि उद्यानिकी फसलों में कौन कौन से फसल आते हैं। किसान भाइयों, जैसे उद्यानिकी फसलों की हम बात करें तो उद्यानिकी फसलों में खास करके आपकी जैसे हमारी सब्जियों की, विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती हो गई, फलों की खेती हो गई, फूलों की खेती हो गई, ये सभी हमारे जो है व्यवसायिक खेती जो है हमारी बागवानी फसलों की जो है हमारी। खास तरह से हमारे सर ने आपको बताया कि उद्यानिकी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं। अब हम इनकी खेती कर रहे हैं टपक सिंचाई विधि से अगर करेंगे तो हमारे किसान भाई को ये जानकारी जरूरी है कि टपक सिंचाई विधि क्या है सर। किसान भाइयों, जैसे अब आप सिंचाई जो करते आ रहे हैं तो हमारी पारंपरिक विधि जो है, जो आप पटवन करते हैं खेतों में जो हमारी सरफेस इरिगेशन कहलाती है, तो उसमें हमारा पानी का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास झारखंड प्रदेश में आप देखेंगे पानी की कमी रहती है। तो इस तरह से जब हमारी पटवन विधि जो आप करते हैं तो उसमें हमारा मात्र 40% पानी ही जो है पौधों को मिलता है और 60% पानी जो है हमारा बर्बाद हो जाता है।
वहीं दूसरी विधि जैसे कि है, अगर आप बात करें वैज्ञानिक विधि से, तो एक टपकन विधि की जो है ये सिंचाई जो है यह बिल्कुल आपको पौधों की ज़रूरत के मुताबिक हम पौधे को पानी देते हैं और इसमें खास करके हमारा 90% से भी अधिक जो है पानी जो हमारे पौधे को उपलब्ध होता है और 10% जो है पानी वो हमारे पौधे को नहीं उपलब्ध होता है। इस तरह से अगर हम बातचीत करें सिंचाई विधि की, तो जो हमारी उद्यानिकी फसलें हैं तो उसमें हमारी जो है टपक विधि सिंचाई बहुत ही कारगर होती है और इसमें हमारी पूंजी भी जो है वो आपकी अगर हम बात करें, एक बार हमें टपक विधि सिंचाई को लगाना पड़ता है, वो 10 साल तक चलता है। और ख़ास करके जैसे प्रति आप हेक्टेयर की बात करें तो इसमें करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की हमारे अनुमान खर्च आती है, तो यह एक बार की खर्च होती है। लेकिन इसमें खास करके हम टपकन सिंचाई विधि के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होती है कि आपका यह झारखंड के परिवेश में बहुत ही उपयुक्त है और इसमें हम पानी की स्रोत से पानी लेते हैं और पाइपलाइन के माध्यम से सब मेंस के माध्यम से हमारे लैटरल के थ्रू पौधों के जड़ों तक हम पानी, और इसी पानी के साथ साथ हम इसमें हमारी ऐसी विधि होती है जो वेंचुरी के माध्यम से हम सब इसमें फर्टिगेशन मतलब जो घुलनशील जल घुलनशील जो हमारे खाद हैं NPK, तो उनको हम सिंचाई के साथ साथ हम उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारी टपकन विधि सिंचाई की बहुत बड़ी फायदा होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप टपक सिंचाई विधि करते हैं तो आप पटवन विधि की तुलना में आप बहुत ही ज़्यादा पानी बचत करते हैं। और सर हम बात कर रहे थे मल्चिंग की भी, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि वो मल्चिंग का क्या उपयोग है इस उद्यानिकी फसल की खेती में। किसान भाइयों, खास करके जब आप टपक विधि अपना रहे होते हैं तो एक मल्चिंग बहुत ही कारगर विधि है जिसमें कि उद्यानिकी फसलों की बहुत सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है और अधिक मुनाफे के साथ। जैसे भी चर्चा हो रही है मल्चिंग के बारे में, तो मल्चिंग खास करके जो अभी मल्चिंग बाजार में आ रहे हैं वो करीब 25 माइक्रोन मोटाई के इसके पॉलीथीन शीट्स होते हैं जो कि ऊपर में आपका सिल्वरी होता है, नीचे काला होता है। तो यह जो है जब आप खेत तैयारी करते हैं, जब आपकी लैटरल खेत तैयारी करने के उपरांत उसमें गोबरी खाद वगैरह सब आप जब मिला देते हैं, तो खेत की तैयारी जब आप बेड बना लेते हैं तो उसमें जैसे हमारे अगर लैटरल 1-1 मीटर पे आ रहे हैं तो उसमें आप जो है ये बेड को बनाने के बाद उसके बाद आप लैटरल के ऊपर जो हमारी मल्च प्लास्टिक होती है इसको आप बिछाते हैं और इसको फिर दोनों तरफ से मिट्टियों से दबा दी जाती है। और उसके बाद इस पौधे की इसमें जो हम क्रॉप ज्योमेट्री बात करते हैं, पौधों को लगाने की विधि जो होती है कतार से कतार, इसमें तो हम सब त्रिभुजाकार भी लगाते हैं, आयताकार भी लगाते हैं, मतलब लैटरल के दोनों तरफ जो हमारी पौधों की संसूचित ये दूरी पौधे से पौधे और कतार से कतार की जो रहती है। तो इस तरीके से आप मल्च को बिछा करके आप इसमें फिर जब आपकी फसल जब आपकी जो पौधे जब नर्सरी में तैयार हो गए हों या जब आप सीधी ऐसी फसलों उद्यानिकी फसलों जिसकी हम सीधी बुआई करते हैं जैसे कि भिंडी है, मटर है, तो इनकी जो है आप उसमें ब्लेड से छेद करके आप उसकी करीब 2 सेंटीमीटर की और उसमें आप फिर उसमें बीज को डाल देते हैं या हम पौधशाले से तैयार करके उसमें हम लगा देते हैं। तो इस तरह से कारगर विधि मल्चिंग में यह हमें फ़ायदा होता है किसान भाइयों कि एक तो हमारे खरपतवार इसमें नहीं आ पाते हैं जो हमारे पौधों की खुराक और पानी की जो हमारे जो इसमें लेते हैं। दूसरी यह होती है कि जब हम मल्च बिछा देते हैं जो हमारी सिंचाई होती है टपक विधि द्वारा, तो यह जो नमी होती है वो नमी भी मिट्टी में बरकरार रहती है। एक तो हमें पानी जो है हम संतुलित मात्रा में हम डालते हैं, उस पर हमारी जो मल्च होती है नमी को भी बनाए रखती है। दूसरी फायदा ये होते हैं कि इसमें वैज्ञानिक तौर पर देखा गया है कि जो सॉइल माइक्रोबियल जो बायोमास हैं तो यह भी जो है अनुकूल वातावरण पैदा होता है मिट्टी के रूट जोन में, जो कि उसकी संख्या ज़्यादा होती है जो कि हमारे पौधों को फ़ायदा पहुंचाती है। तो मल से इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे और क्या है कि अगर खरपतवार नहीं आते हैं तो बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि होस्ट प्लांट हमारे खरपतवार होते हैं, तो उसके आने के बाद हमारे पौधों को नुकसान करता है। तो इस तरह से आप जब आप टपक विधि कर रहे होते हैं तो आपका क्या है मल्चिंग करना अनिवार्य होता है। और सबसे बड़ी फ़ायदा यह भी होती है मल्चिंग में कि मल्चिंग में अगर आप जैसे कि टपक विधि के लैटरल के ऊपर आपने मल्च डाल दिया है तो इस मल्च की जो उपयोगिता है वो आप एक फसल नहीं, आप पूरे वर्ष भर में 3 फसलों में भी आप इसकी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें आप मल्च अगर आपने रबी में तैयार करके डाल दिया, क्योंकि रबी में हमारे किसान भाइयों खेती की तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो उसके बाद आपने मल्च में डाल दिया तो आप इसमें अक्टूबर-नवंबर में जो बुआई करते हैं वो आप फरवरी-मार्च में निकालते हैं। फिर साथ ही बिना खेत की तैयारी किए हुए आपने दूसरी फसलों को भी आप उद्यानिकी फसलों को इसमें लगा सकते हैं। और जब आपकी यह गर्मा फसल खत्म हो जाती है तो जो हमारी खरीफ के मौसम की सब्जियां होती हैं तो उसमें फिर आपका यह मल्च मतलब एक बार मल्च आप डालने के बाद आप सालों भर इसकी उपयोगिता ले सकते हैं, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी लाभप्रद भी होता है
और इसकी हम अगर देखें तो हमारी मल्च की जो कॉस्ट भी आती है वो करीब आपकी 4 रुपये स्क्वायर मीटर की आती है। तो इस तरह से उसको अगर हम खरपतवार निकालने की खर्चा जोड़ें और पूरा ये खेतों की तैयारी की करें तो इसमें हमारी काफ़ी बचत होती है, खास करके उद्यानिकी फसलों की। किसान भाई, अगर आप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि खरपतवार नियंत्रित रहता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, मिट्टी की नमी बनी रहती है और भी बहुत ही सारे फायदे हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया। सर, अभी तक हमने बात किया उद्यानिकी फसलों के बारे में, टपकन सिंचाई विधि के बारे में, मल्चिंग के बारे में। अब अगर हमारे किसान भाई इस उद्यानिकी फसलों को व्यवसाय के तौर पे अपनाना चाहेंगे तो इसे किस तरह से अपना सकते हैं सर? किसान भाई, जैसे कि टपक विधि आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे यह व्यवसायीकरण का ही एक तरीका है। निश्चित तौर पे जब आप टपक विधि और मल्चिंग आप लेते हैं तो इसमें आप निश्चित तौर पे जो आपकी पूंजी लगती है टपक विधि सिंचाई में, तो आपकी इसमें ऐसे फसलों को लेना चाहिए जिससे कि आपकी आर्थिकी जो है बढ़े। खासकर जैसे इसमें आप जो झारखंड के हमारे प्रदेश में, जैसे आप शिमला मिर्च ले रहे हैं, टमाटर ले रहे हैं, बैगन ले रहे हैं, फूलगोभी ले रहे हैं, पत्ता गोभी ले रहे हैं, ब्रोकोली ले रहे हैं, तो ऐसे फसलों की आप व्यावसायिक खेती करें। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि अगर आप टपकन विधि और मल्चिंग विधि से अपनी उद्यानिकी फसलों की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। वाह बुदना, टपक टपक चलो, जानकारी काफी अच्छी थी बुदना भाई, है ठीक नहीं? जानकारी तो एकदम था। अब पानी कैसे बचेगा टपक विधि से, अब मल्चिंग से कैसे खेती होगा जून। चलो, तो जानकारी मिल गई। हाँ, और अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है जून की बहन। तो अब हम अपने किसान भाइयों को अपना पता बता दें। बिल्कुल, कागज और कलम उठाइए, हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, लातूर रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।